नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे एक बार आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां अपनी IMP क्वेश्चन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सामान्य कार्बनिक रसायन से है, जहां की हम मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र पर कुछ IMP क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। आइए हम आज का अपना IMP क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है वाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें मालूम है कि वाष्पशील पदार्थों का अणुभार हम तीन तरह से तीन विधियों के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट है विक्टर मेयर विधि, दूसरा है हाफमैन विधि और तीसरा है ड्यूमा विधि। ये तीनों ही विधियां हमें वाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने में मदद करती है। हम इन विधियों में कुछ इस तरह से एक वाष्पशील पदार्थ का अणुभार निकालते हैं। उसके लिए पहले हम क्या पदार्थ का अणुभार निकालते हैं, देन उसके बाद जब उस पदार्थ से वाष्प बना ली जाती है, उसके बाद बचे पदार्थ का अणुभार निकालकर इन दोनों अणुभार के अंतर से उस वाष्पशील पदार्थ के अणुभार की गणना करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर चेक करते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन विक्टर मेयर विधि है, जो कि हमारी एक वाष्पशील पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने की विधि है। दूसरा ड्यूमा विधि, इस विधि से भी हम वाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात कराते हैं। तीसरी हाफमैन विधि, यह विधि भी हमारे लिए क्या वाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने में मदद करती है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, मतलब क्या यही हमारे लिए सही आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना पहला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और इसमें से हो सकता है हमें सारे नाम ना देकर एक नाम देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें अब किस तरह से काम करना है इसका कंसेप्ट मिल चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का एक युग्म जिसका मूलानुपाती सूत्र समान हो, और हमें इसके लिए क्या चार ऑप्शन में कुछ समूह कुछ समुच्चय बनाकर दिए गए हैं, जिसके लिए हमें मूलानुपाती सूत्र समान देखना है। ठीक है, मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। ठीक है, मतलब मुझे उस ग्रुप उस समुच्चय की पहचान करना है जिसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको दो तरह के सूत्र जो हमें यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली देखने को मिलते हैं उनकी बात बता दूं, ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। तो अणु सूत्र क्या हमारा किसी यौगिक के अणु के लिए वह सूत्र होता है जो उसके परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या अणु सूत्र से मिलती है, किंतु हमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को हम उसका मूलानुपाती सूत्र, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला के रूप में पढ़ते हैं, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। आइए हम अपना यहां दिए गए इन यौगिकों का अणुसूत्र लिखकर उनका सरल सूत्र बनाकर इस क्वेश्चन के लिए आंसर देखें। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से आगे की ओर, जहां हमारे पास ए ऑप्शन में क्या एथेन दिया है, और एथेन का हमारे पास जो सूत्र होता है वो C2H6 होता है। वह हमें साथ में क्या दिया गया, एथीन का सूत्र होता है C2H4। अगर बेटा मैं इनके लिए यहां पर सरल अनुपात निकालूं तो क्या कुछ इस तरह से मिलेगा, इसका सरल अनुपात CH3 हो जाएगा, और C2H4 का सरल अनुपात जब निकालकर उसका सूत्र लिखेंगे तो क्या हमारा CH2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में भी एथेन है जिसका सूत्र C2H6 होता है, और एथाइन जिसका सूत्र C2H2 होता है। अगर मैं इसके लिए भी सरल सूत्र लिखूं तो यहाँ CH3 हो जाएगा,
और यहाँ पर हमारा CH हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से C ऑप्शन के लिए यही काम कर लूं। तो C ऑप्शन में मेरे पास एथीन व एथाइन है, तो C2H4 एथीन का सूत्र है और एथाइन का सूत्र है C2H2, जिसका अगर मैं यहाँ पर आपके सामने सरल सूत्र बनाऊंगा तो वो हो जाएगा CH2 व CH। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एथाइन और बेंजीन। तो एथाइन का सूत्र C2H2 और बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, जिनका अगर हम सरल अनुपात देखें तो हमें एथाइन का CH व बेंजीन का भी क्या मिलेगा, CH। ठीक है, तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शन के लिए उनके अणुसूत्र और अणुसूत्र को सरल कर बनाया गया मूलानुपाती सूत्र मिल गया। अब आप चेक कर लीजिए ऐसा ऑप्शन जहां दोनों ही लोगों का मूलानुपाती सूत्र एक समान मिल रहा हो, तो क्या वो मेरा डी ऑप्शन है, एथाइन व बेंजीन, जिसके लिए हमें दोनों ही सदस्य का मिलने वाला मूलानुपाती सूत्र क्या है, समान। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को यहां देखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि किसी हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र CH2 दिया गया है तथा इसका अणुभार 42 है, तो वह यौगिक होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी और कम समय में करने का जो तरीका है कि दिए गए ऑप्शन में हम हर अणुसूत्र के लिए क्या उसका अणुभार निकाल लें, सभी दिए गए मॉलिक्यूल का क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल लें और चेक कर ले कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया मॉलिक्यूलर मास किससे मैच कर रहा है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यह है इस क्वेश्चन को करने का सबसे सरल और आसान तरीका। दूसरा तरीका है कि हम पहले मूलानुपाती सूत्र बनाएं और मूलानुपाती सूत्र लिखकर उसका भार निकाले, दोनों भार के साथ n निकाले, n का गुणा मूलानुपाती सूत्र में करें और अणुसूत्र बनाएं। तो ये तो हमारा एक लेंदी तरीका हो गया, तो हम क्यों ना इसको एक सरल तरीके से जल्दी से कर लें। तो हमारे पास जो पहला अणु है वो C3H6 है। अब इसके लिए कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो उसका बहुत सरल तरीका है। हम यहाँ पर कितने तरह के लोग देख रहे हैं, दो तरह के, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का भार हमें मालूम है 12, उसके लिए यहाँ संख्या 3 है तो संख्या से गुणा करो और बीच में क्या लगाओ, धन। हाइड्रोजन का भार 1 और उसकी संख्या 6 है तो गुणा कर दो। ठीक है, अब अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हमारे पास कार्बन है, कार्बन का भार 12, उसकी संख्या 2 है, 2 से गुणा, हाइड्रोजन का भार 1, संख्या 6, गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन फिर कार्बन 3 और कार्बन के लिए भार 12, संख्या 3, गुणा कर दे, हाइड्रोजन का भार 1, संख्या 4, क्या उसका गुणा कर दें। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है C2H4, कार्बन का भार 12, संख्या 2, हाइड्रोजन का भार 1 और संख्या 4। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लें तो 12 गुणा 3 36, 36 और 6 हो गया हमारा 42। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आया वो 42। अब बी की बात करूं तो 12 गुणा 2 24, 24 प्लस 6 क्या हमारा 30 आया है। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए हम 12 गुणा क्या करें 3 तो 36, 36 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा 40, 40। अब डी ऑप्शन के लिए बात करूं तो 12 गुणा 2 24 और 24 प्लस 4 28। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया अणुभार कितना था 42, जो कि ए ऑप्शन के साथ मिल रहा है। मतलब मेरा सही आंसर क्या ए होने वाला है। बहुत इजी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यहां हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसी हाइड्रोकार्बन में 9 ग्राम कार्बन प्रति ग्राम हाइड्रोजन है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। ठीक है, इन एनी हाइड्रोकार्बन 9 ग्राम कार्बन कंटेनिंग पर ग्राम हाइड्रोजन देन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। तो जब भी हमें किसी यौगिक में किसी भी तत्व के लिए भार दिया हो और उसके भार का प्रतिशत निकालना हो, तो हमें यौगिक के दिए गए तत्वों के भार के साथ सबसे पहले कुल भार निकालना है
और उस कुल भार को लेकर जो भी तत्व का भार है उससे भाग देकर गुणा 100 कर हमें इस तरह से उस तत्व के भार का प्रतिशत बनाना है। आइए देखें कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले बच्चों क्या कार्बन का भार है, तो हम उसे लिख दें। कार्बन का भार हम क्या क्वेश्चन में 9 ग्राम देखते हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन का भार जो है क्या वो 1 ग्राम है, क्योंकि प्रति ग्राम कहा गया है, प्रति मतलब 10 और उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का। अब कुल हाइड्रोकार्बन का हम भार बना लेते हैं। तो हमारे पास कुल हाइड्रोकार्बन के भार में क्या इन दोनों के भार का योग होगा, जो कि हम इस तरह से 9 + 1 कर 10 ग्राम देखेंगे। अब हमें जिस भी व्यक्ति का भार प्रतिशत चाहिए उसके भार को लेकर कुल भार से भाग देते हुए गुणा 100 का करना है। ठीक है, तो मैं उसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके। मुझे चाहिए कार्बन का भार प्रतिशत। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर करेंगे कार्बन का भार, ठीक है, और बटे में क्या कुल भार लिखेंगे, और ऐसा कर हम गुणा 100 का करेंगे। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। कार्बन का भार मेरे पास 9 ग्राम है, कुल भार मेरे पास 10 ग्राम है, और गुणा में यहाँ 100 करने वाला हूं। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 90%। ये है हमारे पास कार्बन के भार का प्रतिशत इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब ये तो रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बट यहां हमसे हाइड्रोजन के भार का प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, और हमें मालूम है कि हमारे पास यौगिक में 2 ही लोग हैं, उन 2 में एक का प्रतिशत 90 है, मतलब बचा हुआ भाग हाइड्रोजन का होगा, जो कि हम 100 में से इस 90 को घटाकर निकाल सकते हैं, और जो कि कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 60 है, इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हो सकती है और इस तरह के क्वेश्चन आए तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है, आइए उसका तरीका सीख लें। तो एसिटिक अम्ल हम सब जानते हैं कि CH3COOH होता है। ठीक है, जिसका अगर मैं एक और सूत्र बनाकर लिखूं तो क्या कुछ इस तरह से सूत्र हो सकता है। ठीक है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जिसके लिए हमें अणुभार 60 मिलता है, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका मूलानुपाती सूत्र, मतलब ये तो उसका अणु सूत्र है, और हम उसको सरल कर क्या उसके मूलानुपाती सूत्र को देखेंगे। हमें अभी बताया गया है कि आणविक सूत्र उसके परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रकट करता है, किंतु मूलानुपाती सूत्र में हम उसकी सरलतम अनुपात के लिए काम करते हैं, जो कि मैं इसको सरल कर लिखता हूं। और सरल करने के लिए क्या मुझे एक ऐसी संख्या से भाग देना है जो इस सूत्र में मौजूद सारे लोगों के लिए क्या भागित भाग देकर हम देख सकें। ठीक है, तो हमने 2 से भाग लगाया, तो यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इससे और सरल मैं इसे नहीं कर सकता। तो ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए क्या मूलानुपाती सूत्र होगा, जो कि शायद मैं देख पा रहा हूं किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक कार्बनिक यौगिक का हमें अणुभार 90, जिसमें कार्बन 26.66% तथा हाइड्रोजन 2.22% है, इसका सरल सूत्र अर्थात इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो जब भी हमें तत्वों के भार प्रतिशत के साथ मूलानुपाती सूत्र निकालना हो तो उसको हम कुछ पद बनाकर क्या हल करते हैं, और ऐसा कर हम उस क्वेश्चन के लिए मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। पर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चेक करना है कि दिए गए तत्वों का भार प्रतिशत 100 है या नहीं है। अगर 100 नहीं है तो पहले उसको 100 करें, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें। आइए इसका तरीका सीखते हैं, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें देखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बेटा, सबसे पहले कार्बन का प्रतिशत दिया गया है 26.66%।
ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया गया है 2.22%। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो मेरे पास 28.88% होता है, जो कि 100 नहीं है। तो मुझे क्या यहाँ एक बचे हुए तत्व के लिए भार प्रतिशत मिलेगा और उसे कैसे निकालना है, तो हमें 100 में से क्या इस भार प्रतिशत के योग को घटाना है, और ऐसा करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो बचे हुए तत्व का भार प्रतिशत मिलेगा वो 71.12 होगा। और बात हम कार्बनिक यौगिक की कर रहे हैं तो वहां पर हमें जो तीसरा तत्व देखना है वो ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारा बचा हुआ भार प्रतिशत है वो ऑक्सीजन का है और वो कितना है 71.12। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं क्योंकि मेरे पास सभी तत्वों का क्या आ चुका है, भार प्रतिशत। ठीक है। तो मैं इसे कैसे हल करता हूं उसका तरीका सीखें। सबसे पहले तत्व जो मेरे पास है वो लिख दूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं क्या उनका जो भी भार प्रतिशत है वो लिखने वाला हूं। जैसे कार्बन के लिए 26.66%, हाइड्रोजन के लिए 22% और ऑक्सीजन के लिए 71.12%। ये हो गई मेरी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं क्या इन तत्वों के परमाणु भार को लिखूंगा। जो थर्ड स्टेप रहेगी वो तत्वों के परमाणु भार के लिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फोर्थ स्टेप में मैं प्रतिशत को भार से डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, 26.66 डिवाइड बाय 12 और 2.22 डिवाइड बाय 1 और यहाँ पर 71.12 डिवाइडेड बाय 16। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2.22, 2.22 और 4.44। ठीक है। अब यहां पर हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखना है वो है कि प्रतिशत बटे भार कर जो भी सबसे छोटी संख्या आई है उस पर हमें इस तरह से गोला लगाना है, क्योंकि जो हमारा अगला कॉलम बनेगा क्या हम उसी संख्या से बनाएंगे जो कि होगा सबसे छोटी संख्या का भाग, सबसे छोटी संख्या का भाग। ठीक है, हमें नेक्स्ट जो पद है, नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें इस छोटी संख्या का सभी संख्याओं से भाग लगाना है। हमें जो भी प्रतिशत बटे भार कर सबसे छोटी संख्या मिली है उससे सभी संख्याओं को इस तरह से भाग देकर काम करना है। और ऐसा कर अगर हमारे पास सारे मान किस में आ गए, पूर्णांक में, मतलब हमें 1, 1, 2 के रूप में मिला या कोई अन्य संख्यात्मक पूर्णांक मान मिला, तो हम उसको लास्ट स्टेप अर्थात अंतिम कॉलम सरल अनुपात में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर ये मान दशमलव में होते तो पहले इनको क्या हम किसी छोटी संख्या से गुणा कर पूर्णांक मान में ले जाते, उसके बाद सरल अनुपात में लिखते। अब हमारे पास जो भी सरल अनुपात मान हैं हम इन तत्वों के पेरों में लिखकर क्या इस क्वेश्चन के लिए मूलानुपाती सूत्र देखेंगे। तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के लिए संख्या 1 है, 1 को हम पेरों में नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए संख्या 1 है तो हमें हाइड्रोजन लिखकर छोड़ना है, 1 को पेरों में नहीं लिखा जाता। उसके अलावा जो भी अंक है वो हम पेरों में लिखकर दर्शाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 2 है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो मूलानुपाती सूत्र बनता है वो CHO2 बनता है, जिसको हम यहां पर अपने ऑप्शन में ढूंढ लें। ए ऑप्शन में CHO2 है नहीं, बी में है नहीं, सी हाँ CHO2 है, मतलब यही आंसर है, डी हमारा गलत आंसर है। तो अब हम समझ चुके हैं कि तत्वों के भार प्रतिशत के साथ किस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस पर कई बार पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी अणु में 50% X भार परमाणु भार 10 ग्राम, 50% भार परमाणु भार 20 ग्राम उपस्थित है तो इसका अणुसूत्र होगा। मतलब हमें तत्व ना देकर कुछ नए संकेतों के साथ प्रतिशत भार को दे दिया जाए तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है, आइए उसका तरीका देखें। तो हमें तत्व XY लिखना है, बहुत इजी है, सारा काम वैसे ही करना है। इनका प्रतिशत क्या हमें 50-50 दिया गया है। ठीक है, इनका भार भी दिया गया है। X के लिए भार हमारे पास 10 ग्राम है और Y के लिए भार 20 ग्राम है। हमें मालूम है प्रतिशत को हम भार से भाग देते हैं, 50 को 10 से भाग देंगे 5 आएगा,
50 को 20 से भाग देंगे, हमें 2.5 मिलेगा। सबसे छोटा अंक मिल गया, उसका हम दोनों संख्या से इस तरह से भाग दे दें तो हमें ऐसा कर क्या कोई संख्या मान मिलेगी 2 और 1। अगर पूर्णांक में है तो क्या वह हमारा सरल अनुपात हो जाएगा जो कि 2 और 1 है, जिसको मैं x के पैरों में लिखकर क्या इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए मूलानुपाती सूत्र देख लूंगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हमारा क्या x2 y हो गया। चले अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक में 80% कार्बन, 5% हाइड्रोजन और बाकी ऑक्सीजन उपस्थित है तथा पदार्थ के लिए भार 0.12 ग्राम दिया गया है कि पूर्ण दहन पर CO2 तथा H2O का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन में कुछ और बातें जो पूछी जाती हैं वह भी हम उन दो सूत्र, दो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आइए उन सूत्रों की बात यहां करें हम। तो हमारे पास वे दो सूत्र इस तरह से है। पहला, जहां हम कार्बन प्रतिशत बराबर 300 y बटे 11 W के रूप में सूत्र देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो सूत्र है वो हाइड्रोजन प्रतिशत बराबर यहां पर 100 हमारा x होगा बटे में 9W। ये वो दो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हमें पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ कुछ बातें और हमें इन सूत्रों में देखना है। वो है y यहाँ पर हमारा CO2 का द्रव्यमान है। ठीक है, और हमारा यहाँ x जो है इस फॉर्मूले में H2O का द्रव्यमान है। ठीक है, और हमारे पास W जो है वो उस कार्बनिक यौगिक का भार है। W क्या है यहाँ पर? कार्बनिक यौगिक का भार। ठीक है, अब हमें सूत्र में यहाँ पर संकेतों के मतलब समझ में आ चुके हैं ताकि हम उस क्वेश्चन में दिए गए मानों को इस सूत्र में रखकर अपने सवाल के लिए क्या जवाब होगा उसे देख पाएं। ठीक है, अब देखिए हम इन दो सूत्रों को और किस तरह के क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं उसको भी यहां बता दूं। हमें एक और तरह के क्वेश्चन में क्या इस CO2 और कार्बनिक यौगिक का भार देकर कार्बन प्रतिशत के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे तरह का जो हमारे पास सवाल होगा उसके लिए कार्बन प्रतिशत और CO2 का द्रव्यमान दे दे और हमसे कार्बनिक यौगिक के लिए भार पूछ ले तो हम इस तरह से 3 प्रकार के क्या क्वेश्चनों के लिए इस तरह के सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया वहां पर कार्बन क्या हमें 80% में दिया गया, हाइड्रोजन 5% था और हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है उसके लिए भार क्या 0.12 है। ठीक है, अब इन मानों को सूत्र में रखकर क्या हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर देखें तो हम यहाँ कार्बन के लिए 80% रखते हैं। ठीक है, यहाँ 300 y हमें निकालना है इसलिए उसका मान नहीं रख रहे हैं और हमारे पास यहाँ 11 और कार्बनिक यौगिक का भार 0.12। अब मैं इसको थोड़ा क्या अरेंज कर लूं तो y बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणा 11 गुणा 0.12 बटे 300। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 105.6 बटे 300 जिसको हम और काटे तो हमारा आंसर आएगा 0.352 ग्राम। ये है हमारे CO2 का द्रव्यमान। अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं। हाइड्रोजन का प्रतिशत हमारे पास 5 है। ठीक है, यहाँ हमारा 100x, यहाँ 9 गुणा 0.12
जिसके लिए क्या मैं इस तरह से अरेंज कर लूं, तो 5 गुणा 9 गुणा 0.12 बटे हमारा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर 5.4 मिलेगा, जिसको 100 से भाग देंगे 0.54 ग्राम। तो ये है हमारा दिया गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिसको कि हम इन दो सूत्रों के माध्यम से बहुत सरलता से ज्ञात कर लेकर आए हैं। ठीक है, इन मानों को हम जल्दी से उन ऑप्शन में चेक कर लें। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का दहन के बाद द्रव्यमान 0.352 देखना है, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और दहन के बाद H2O का द्रव्यमान हमें 0.054 दिख रहा है, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि हम उन दो सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर लाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है देखें क्या है। तो हमारे पास अगले क्वेश्चन में ऑक्सीजन की अधिकता में एक 5.6 ग्राम कार्बनिक यौगिक का दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के ग्राम दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 17.6 ग्राम और जल का 7.2 ग्राम है। हमें उस कार्बनिक यौगिक की क्या करना है, पहचान। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ बातों को क्या मालूम होना चाहिए, तब हम इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी इजीली और फास्ट कर सकते हैं। और वो बातें क्या हैं, तो वो बातें ये हैं कि जब भी हम एक कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति के साथ दहन करते हैं, तो हमें वहां पर अभिक्रिया के दो उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। आइए इसके लिए भी मैं एक आसान तरीका आपको सिखाऊं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या कराते हैं, पूर्ण दहन, तो हमें यहां पर क्या दो तरह का उत्पाद मिलता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। ठीक है, और हमें मालूम होता है कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने मोल बनेंगे, तो वो यहाँ जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन संख्या है उसी संख्या में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मोल मिलते हैं। जैसे यहाँ x था तो मैंने x मोल लिख दिया, अगर वहां पर 4 होता तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कह देता, वहां पर 6 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोल कह देता। ठीक है, इसी तरह क्या हम इसके विपरीत भी सोच सकते हैं कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मोल होगा वही हमारे हाइड्रोकार्बन का कार्बन होगा, क्योंकि दोनों हमें इक्वल मिलते हैं। यहां मान लो कार्बन डाइऑक्साइड 5 है तो हाइड्रोकार्बन का कार्बन 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां पर क्या सोचना होगा। ठीक है, अब बात करें, हमारे पास जो जल अणु बनता है वो इस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन संख्या से आधे बनते हैं। तो जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है उसकी आधी संख्या में क्या बनेंगे, जल अणु। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो जल अणु 2 मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो जल अणु 3 मिलेगा। अब इसी तरह क्या हम जल अणु के मोल के लिए इधर के हाइड्रोजन संख्या को देख सकते हैं, क्योंकि जितना जल अणु होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। मान लो हमारे पास 4 मोल जल अणु है तो हमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन 8 देखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्या उस क्वेश्चन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड के दहन के बाद के ग्राम दिए गए हैं 17.6 ग्राम और H2O के लिए 7.2 ग्राम। हमें ग्राम को क्या मोल में कन्वर्ट करना आता है, तो हम उसके लिए क्या ग्राम में जो भी मात्रा है उसको उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर मोल देखेंगे। ठीक है, तो यहां हम इसको थोड़ा चेंज कर इस तरह से काम करना है। ठीक है, जो भी दशमलव वाला ग्राम है उसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर आपको हमेशा मोल निकालना है। ठीक है, तो 176/44 कर दिया हमने, और यहां पर हमारा 72 गुणा 10⁻⁻1/18, तो यहां पर आया 4, यहां पर आया 4। ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों के लिए कितना कितना मोल मिला, 4 4।
अब उसे क्या मैं यहाँ तुलना कर लूं तो हमें मालूम है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं वही हमारे लिए कार्बन की संख्या होगी, और जो हमारे H2O के मोल हैं उसके डबल क्या हाइड्रोजन होंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सूत्र होगा वो C4H8 होगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आपको भी जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये अपना समय बचाएगा और अपना आंसर जल्दी लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, C4H8। आइए चेक करें, तो हमारे पास ए ऑप्शन में C4H8 नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी हमारा C4H8 नहीं है, डी में हमारा आंसर मिल गया C4H8। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन 83.70%, हाइड्रोजन 16.13%, तो हमें मूलानुपाती सूत्र क्या मिलेगा। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए हमें। सबसे पहले क्या तत्वों के भार प्रतिशत का योग 100 चाहिए, तो हम 83.70 और 16.30 को जोड़ते हैं तो 100 मिलता है, मतलब हम यहाँ अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, और काम को कैसे करना है मैंने बताया। सबसे पहले तत्व लिखो, तत्व का दिया गया प्रतिशत लिख दो जो कि हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, इसके बाद हम तत्वों का क्या लिखेंगे, भार 12 और 1 कार्बन के लिए, फिर हम उसके भार प्रतिशत को भाग दे देंगे उसके किससे, परमाणु भार से। ठीक है, हमने तत्वों के परमाणु भार से भाग दिया तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की वैल्यू मिली। उसमें से क्या हम सबसे छोटी संख्या को लेकर क्या सभी संख्याओं में भाग देंगे, तो ऐसा कर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह के मान मिलते हैं। ठीक है, और हमें अगर ये मान पूर्णांक संख्या में मिले हैं तो हम इनको सरल अनुपात में लिख देंगे, और अगर हमारे सबसे छोटी संख्या से भाग देकर प्राप्त मान पूर्णांक संख्या में नहीं है जैसे कि हमें दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ एक छोटी संख्या से क्या करना होगा, गुणा, और ऐसा कर उनको पहले पूर्णांक मान में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद जो भी सरल अनुपात का अंक है तत्वों के पेरों में लिखकर हम उसके लिए मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो यहां हम चेक करें कि हम किस अंक का गुणा करें, तो यहां मैंने 3 का गुणा करा। ठीक है, यहां भी 3 का, और एक गलती जो हमसे हो जाती है वो है ये कि हम केवल उसी संख्या से उस छोटी संख्या का गुणा करते हैं जो कि दशमलव में है, पर ऐसा नहीं करना है। हमें वहां सारे मानों के साथ क्या उन अंकों का गुणा करना है जो कि हम एक दशमलव को पूर्णांक बनाने के लिए करते हैं। तो यहां मैंने 3 का गुणा करा, 3 आ गया, यहाँ 2.3 में 3 का करा, 7 आ गया। मैं इसके लिए जो मूलानुपाती सूत्र लिखूंगा वो हो जाएगा C3H7। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास जो आंसर होगा क्या वो सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का हमें भार अनुसार 9:1:3.5 मान दिया गया है। हमें उस यौगिक का अणुभार 108 तथा उस यौगिक का हमसे अणुसूत्र पूछा गया है। तो हम इस काम को बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि तत्वों का हमें भार प्रतिशत दिया जाता है तब करते हैं। हमें इस अनुपात को लेकर सबसे पहले क्या सरल अनुपात बनाकर इस क्वेश्चन के लिए मूलानुपाती सूत्र लाना है। कैसे, आइए उसको सीखें। तो यहां मैं सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लिखता हूं। उनका अनुपात 9:1:3.5। कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 1, नाइट्रोजन का भार 14। 9/12, 1/1 और 3.5/14। ठीक है, इसको हम काटे तो 0.75, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 0.25। ये हमारा सबसे छोटा अंक हो गया। ठीक है, अब मैं इस अंक से सभी संख्याओं को इस तरह से डिवाइड कराऊं तो मेरे पास क्या जो मान आएगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है। देखें तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 और यहाँ 3। अब ये हमारा क्या एक पूर्णांक अंक है जो कि हम सरल अनुपात में लिखकर
क्या यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र निकाल ले। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए मूलानुपाती सूत्र। पर हमें अणुसूत्र पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या इसका मूलानुपाती सूत्र भार बनाएं। ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र भार कैसे, कार्बन का भार 12 गुणा 3, हाइड्रोजन का भार 1 गुणा 4, नाइट्रोजन का भार 14। इसको हम टोटल कर लेते हैं, 12 गुणा 3 36 और 4 40 और 14 54। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र भार। अब हम n निकालें। n कैसे निकालते हैं, तो उसका हमारे पास सूत्र होता है अणुसूत्र भार बटे मूल अनुपाती सूत्र भार। ठीक है, ऐसा कर क्या हमें n मिलने वाला है, तो अणुसूत्र भार 108 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे पास मूलानुपाती सूत्र भार कितना आ गया, 54। तो हमें n का मान 2 मिला, और इसको क्या हम इस तरह से अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र कराते हैं। ठीक है, जहां पर हम क्या n का मान 2 और मूलानुपाती सूत्र का मान C3H4n रखते हैं, और हम इसका अणुसूत्र क्या इस तरह से प्राप्त करते हैं, जो कि C6H8N2 के रूप में आता है। तो यहां हमें इस क्वेश्चन में केवल मूलानुपाती सूत्र पर जाकर अपने क्वेश्चन को समाप्त नहीं करना है, हमें उस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में अणुसूत्र पूछा गया है। तो ये गलती ना हो, उसके लिए हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हमारा C6H8N2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां पर मूल अनुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र पर अब तक जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब को आपको यहाँ बताया गया है, उनके पीछे का कंसेप्ट आपको बताया गया है। तो आप इन क्वेश्चन की मदद से अपना मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र वाला पोर्शन तैयार कीजिए। तो सभी को धन्यवाद।